हेलो दोस्तों, आप लोग अपने परिवार ड्रीम एकेडमी प्रतापगढ़ के साथ जुड़ चुके हैं। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। हम टाइम न बर्बाद करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। आज हम पढ़ेंगे अव्यय टॉपिक, यानी इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा कौन सा टॉपिक, तो अव्यय टॉपिक। आइए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। कौन सा टॉपिक है, तो अव्यय। यह हिंदी का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो इसमें से एक प्रश्न 101% मिलने वाला है आपको। तो इस बिंदु को अगर आप नहीं पढ़ते तो पछताना पड़ेगा आप जब पेपर देकर आएंगे, अगर इस बिंदु से पूछ लिया जाता। और 100% एक प्रश्न तो इससे बनना तय है। तो आइए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जाने जो शब्द दिया गया है इसके मतलब क्या होता है, यानी इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अव्यय का मतलब होता है व्यय, मतलब व्यय खर्च होने वाला। अव्यय मतलब जो व्यय न हो, अर्थात हम कह सकते हैं जो जिसका परिवर्तन ना हो वही क्या कहलाएगा, अव्यय। अर्थात हम इसका शाब्दिक अर्थ की बात कर लें, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो शाब्दिक अर्थ यह होगा कि जो व्यय न हो, जो व्यय न हो। अर्थात हम इसे कह सकते हैं जो परिवर्तनशील न हो, शील न हो, या कह सकते हैं जिसका परिवर्तन ना किया जा सके। जो परिवर्तनशील न हो, या कह सकते हैं जिसका परिवर्तन ना किया जा सके, वही क्या कहलाएगा, अव्यय। यहीं से परिभाषा आप बहुत ही आसानी से समझ लें। क्या होगा, जिन शब्दों के कहाँ परिवर्तन ना हो, लिंग के साथ परिवर्तन ना हो, वचन के साथ परिवर्तन ना हो, काल के साथ परिवर्तन ना हो, कारक के साथ परिवर्तन ना हो, पुरुष के साथ भी परिवर्तन ना हो, आदि इन सब की वजह से कोई परिवर्तन ना हो, तो वहाँ पर क्या होगा, तो वहाँ पर अव्यय होगा। इसकी परिभाषा को हम नोट कर लें। परिभाषा क्या होगी, परिभाषा यह होगी, जिन शब्दों के लिंग वचन कारक पुरुष, जिन शब्दों के लिंग वचन कारक पुरुष काल वाच्य आदि के वजह से कोई परिवर्तन हो, आदि की वजह से कोई परिवर्तन ना हो, उसे अव्यय कहते हैं। कभी कभी ऐसे सिंपल ही प्रश्न पूछ लिया जाता है, अव्यय क्या है, तो परिभाषा से ही प्रश्न दे दिया जाता है। ऐसे दिया जाएगा, जिन शब्दों से लिंग वचन कारक आदि का कोई प्रभाव ना पड़े उन शब्दों को क्या कहा जाएगा, लिंग वचन कारक, ऐसे करके ऑप्शन में दे दिए जाएंगे। अव्यय ऐसे करके बहुत से ऑप्शन दे दिए जा सकते हैं कौन सा, लेकिन उसमें जो सही है वह अव्यय जरूर रहेगा। आपने अगर तैयारी कुछ वर्षों कर ली होगी तो यह कितना महत्वपूर्ण है इसको 100% पता होगा। ध्यान दीजिए, अगर आपने तैयारी की है तो आपको 100% पता होगा यह कितना इम्पॉर्टेंट है, और नहीं की तो पिछले ईयर से प्रैक्टिस सेट या जो भी आपको मिल जाए, जहाँ से भी सोर्सेस आपको मिलते हैं आप वहाँ से देखिए कि यहाँ से कैसे प्रश्न बने हुए हैं। परिभाषा से भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आइए आगे हम इसके आगे चर्चा करें। हम अव्यय कुछ एग्जाम्पल की चर्चा कर लें। जैसे अंदर, बाहर, प्रतिदिन, दिन रात इत्यादि शब्द हैं। जैसे एक आध एग्जाम्पल अभी पढ़ लें। अभी जब इसके हम प्रकार पढ़ेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पलों की चर्चा करेंगे। जैसे वह प्रतिदिन पढ़ता है। देखिए यहाँ पर क्या है, सर्वनाम का प्रयोग किया गया, वह प्रतिदिन पढ़ता है, तो प्रतिदिन पर कोई प्रभाव पड़ा। जैसे और एग्जाम्पल इस पर ले लिए जाए, संज्ञा,
राम प्रतिदिन विद्यालय पढ़ता है, सर्वनाम से संज्ञा हुआ, लिख लें, इसको थोड़ा समझ में आ जाएगा। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, अब पढ़ता है कुछ भी लिख लें, विद्यालय जाता है हम लिख लेते हैं। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, यह क्या है? तो सर्वनाम है, सर्वनाम है। यहीं पर अगर संज्ञा का प्रयोग कर दें कि राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, हमने यहाँ पर भी चर्चा कर ली। राम क्या है? प्रतिदिन विद्यालय जाता है। यहाँ क्या हो गया? संज्ञा। या हम इसको पुरुष में परिवर्तन कर दें, यानी पुल्लिंग शब्द है, इसको स्त्रीलिंग कर दें, सीता प्रतिदिन विद्यालय जाती है, तभी देखिए इस प्रतिदिन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। या वचन अभी देखिए राम क्या है? एक वचन है। अगर हम ये कह दें हम सब विद्यालय जाते हैं, तो क्या हो गया? हम सब प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, हम सब क्या हो गया? बहुवचन। या वे सब प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, या क्या हो गया? बहुवचन। लेकिन इस प्रतिदिन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जैसे ये नहीं हुआ कि प्रतिदिनों, प्रतिदिन, प्रतिदिनाएं, ऐसे कुछ करके परिवर्तन नहीं हुआ। तो यही होगा क्या? अव्यय। अगर अब हम चर्चा कर लें अव्यय के प्रकार की, अव्यय के प्रकार की चर्चा करेंगे, और वही अव्यय का प्रकार ही क्रिया के विशेषण होता है। क्रिया विशेषण अगर आप पढ़ते हैं तो 2 टॉपिक कवर होते हैं इसमें, एक अव्यय तो कवर होगा ही, दूसरा कौन सा टॉपिक? क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता जो बताता है वह टॉपिक भी इसी में कवर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं जितना भी हमने बताया तो इतना समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आगे भी चर्चा करें इस बिंदु पर, इसके प्रकार की चर्चा करें। अव्यय के कितने प्रकार होते हैं? ध्यान दीजिएगा, अव्यय एक अविकारी शब्द होता है, इसलिए इसको अविकारी शब्द भी कह सकते हैं। विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें परिवर्तन हो, अविकारी जिनमें परिवर्तन न हो। तो आप अव्यय में कोई परिवर्तन हो नहीं रहा, हमने परिभाषा में चर्चा कर ली और एग्जाम्पलों से भी समझ लिया। तो अव्यय को अगर अविकारी शब्द भी कह दिया जाए तो गलत नहीं होगा। आगे बात करें अव्यय के प्रकार के बारे में। अव्यय के प्रकार अगर पूछ लिया जाए अव्यय के कितने प्रकार होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा अव्यय के 4 प्रकार होते हैं और उनकी चर्चा हम एक एक करके करेंगे। अव्यय के कितने प्रकार? 4 प्रकार होते हैं। देखिए, हो सकता है थोड़ा सा बैकग्राउंड जो हो उतना अच्छा ना हो, क्योंकि हमारे पास तो सीमित संसाधन हैं, हम उन्हीं सीमित संसाधनों में अभी पढ़ा रहे हैं। आगे हम इस व्यवस्था को भी अच्छा करेंगे, लेकिन आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो बहुत ही अच्छा पढ़ाया जा रहा है। आप YouTube में देखिएगा, सब इस टॉपिक से उस टॉपिक से करके एक कुछ जो इम्पोर्टेंट है वही वीडियो बना देते हैं। 4 टॉपिक 5 टॉपिक बना दिए वीडियो, लेकिन यहाँ इसमें एक तरफ से एक एक पॉइंट को नोट करके बताया गया है, सारे वीडियो में अच्छे से समझाया जा रहा है। और यह हिंदी सभी जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट होगी। 2 महीने का कोर्स होगा, आप 2 महीने पढ़ लीजिए। आप कोई भी हिंदी का एग्ज़ाम देते हैं 100% इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और इनमें उन्हीं एग्जाम्पलों को शामिल किया जा रहा है जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हीं एग्जाम्पल को इसमें हम लेते हैं। आगे बात करते हैं अव्यय के प्रकार। अव्यय के प्रकार कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं, हम उनकी चर्चा करें। पहला कौन सा है? क्रिया विशेषण अव्यय। कौन सा है? क्रिया विशेषण अव्यय। पहला प्रकार कौन सा है? तो क्रिया विशेषण अव्यय, यानी जो विशेषण क्रिया जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताएगा उसे क्या कहा जाएगा? क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा कौन सा है? समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय, जो 2 वाक्यों या 2 उपवाक्यों या 2 शब्दों को जोड़ेगा वही क्या कहलाएगा? समुच्चय बोधक।
अगला कौन सा है? संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। अगला कौन सा है? संबंध बोधक अव्यय। चौथा कौन सा है? विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। हमने चारों की चर्चा कर ली। कौन कौन सा है? क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। यानी अव्यय की यही 4 प्रकार होते हैं। यानी पूछ लिया जाए, कभी कभी प्रकार से भी प्रश्न आ जाता है। पेपर देखे होंगे या कोई पेपर दिया होगा तो निश्चित ही इससे प्रश्न आया है। तो अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार ज़रूर देखिए। अब मैं गारंटी करता हूँ, आप मेरे कोई भी 5 वीडियो देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप जितने भी वीडियो सबको डिसलाइक कीजिए। लेकिन अगर आपको कोई भी वीडियो समझ में आता है, यानी 5 वीडियो अगर समझ में आते हैं तब, अगर एक भी वीडियो नहीं समझ में आता डिसलाइक कर दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर 5 वीडियो में आपको समझ में आ जाता है तो केवल वही 5 वीडियो आप शेयर कर दीजिए। सारे नहीं कह रहा हूँ, केवल 5 वीडियो। और नहीं समझ में आता तो सारे वीडियो को डिसलाइक कीजिए, और मुझे इससे पता चलेगा कि मुझ में कमियाँ क्या है, मैं उन कमियों को सुधारूँगा। लेकिन अगर समझ में आ जाता है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उन वीडियो को शेयर कीजिए। आइए चर्चा करते हैं एक एक करके इन सब के बारे में। हमने चर्चा कर ली अव्यय के कितने भेद, तो 4 भेद। कौन कौन से? तो क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। यानी अव्यय के 4 प्रकार हम एक एक करके अब चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा करते हैं क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में। पहले चर्चा किसके करते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय। यहाँ पर लिख लिए, क्रिया विशेषण अव्यय। हम चर्चा करते हैं किस पर? क्रिया विशेषण अव्यय पर। यानी हमारा बिंदु कौन सा है? क्रिया विशेषण अव्यय। यानी हम इस पर चर्चा करते हैं या होता क्या है। नाम से ही पता चल रहा है, वो ऐसा अव्यय जो क्रिया की विशेषता बताए ना। नाम से ही पता चल गया ना, क्रिया विशेषण अव्यय। यानी ऐसा अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है वही क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण अव्यय। यानी परिभाषा को हम थोड़ा नोट कर लें, समझ में तो आ गई है परिभाषा, लेकिन इसको नोट भी कर लें। ऐसा अव्यय जो क्रिया की विशेषता बताता है, कि विशेषता बताता है, उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते। ऐसा अव्यय जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है? तो क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। जैसे चर्चा करें, हिमा दास बहुत तेज दौड़ती है। हिमा दास बहुत तेज दौड़ती है। हिमा दास बहुत तेज दौड़ती है। देखिए क्या है, हिमा दास बहुत तेज दौड़ती है। यहाँ पर कौन शब्द क्या है, हम उनकी चर्चा कर लें तो फिर हम बताते हैं। हिमा दास क्या है? संज्ञा शब्द। बहुत क्या है? प्रविशेषण। ए क्या है? विशेषण। और दौड़ना क्या है? दौड़ती है क्या है? क्रिया। देखिए प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको प्रविशेषण। यानी यहाँ पर प्रविशेषण बताया जा रहा है, तेज दौड़ती है, तेज की भी विशेषता बताई जा रही है कि वो बहुत तेज दौड़ती है। तो यहाँ एक ये क्या होगा? प्रविशेषण। और ये विशेषण है, यानी विशेषता बता रहा है, किसके साथ? क्रिया की विशेषता बता रहा है।
क्या बता रहा है, तो क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है, तेज शब्द। तो यही क्या होगा, तेज। या देखिए यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे हिमा दास, इसको हम लिख लें मिल्खा सिंह। क्या है, मिल्खा सिंह बहुत तेज दौड़ता है। मिल्खा सिंह क्या है, बहुत तेज दौड़ता है। देखिए यहाँ पर वचन में परिवर्तन, माफ़ कीजिएगा, पुरुष में परिवर्तन हुआ, तब भी तेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे अगर और हम बात कर लें बहुवचन इसी का बना लें, सभी धावक बहुत तेज दौड़ते हैं। सभी धावक यानी क्या हो गया, बहुवचन बन गया। और बहुवचन बनने के बाद भी इस तेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लिख लें इसको, सभी धावक बहुत तेज दौड़ते हैं। सभी धावक क्या है, तो बहुत तेज दौड़ते हैं। देखिए यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा इस तेज शब्द पर। तो उम्मीद कर रहे हैं एग्जाम्पल आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। एक दो एग्जाम्पल की और चर्चा कर लें तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। कौन सा एग्जाम्पल, जैसे पता कर लें, वह प्रतिदिन पढ़ता है। यहाँ पर नोट कर लेते हैं, वह प्रतिदिन पढ़ता है। देखिए यहाँ पर पढ़ना क्या है, क्रिया है, या क्रिया की विशेषता या प्रतिदिन बता रहा है कि वह प्रतिदिन, और या प्रतिदिन क्या है, अव्यय है। देखिए प्रभाव किसी का नहीं पड़ेगा। अगर हम इसे कर लें वह प्रतिदिन पढ़ता है, या इसे कर लें हम सब प्रतिदिन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हम सब प्रतिदिन पढ़ते हैं। देखिए इस प्रतिदिन में यहाँ पढ़ता पढ़ते में अंतर हो जा रहा है, यानी क्रिया में परिवर्तन हो जा रहा है, लेकिन इस प्रतिदिन शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। हम प्रतिदिन पढ़ते हैं या वे सब प्रतिदिन पढ़ते हैं। अगर इस सर्वनाम में परिवर्तन यानी संज्ञा कर दिया जाए, राम प्रतिदिन पढ़ता है, राम प्रतिदिन क्या है, पढ़ता है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो आगे चर्चा करें क्रिया विशेषण अव्यय। हमने क्रिया विशेषण अव्यय की चर्चा कर ली। अब ध्यान दीजिए, क्रिया विशेषण अव्यय के भी भेद होते हैं। तो क्रिया विशेषण अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद, यानी हमको इन 6 भेदों के बारे में पढ़ना होगा। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद। 6 भेद के बारे में पढ़ना होगा। थोड़ा थोड़ा सा करके हम पढ़ते हैं। आइए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय के भेद। क्रिया विशेषण अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। कितने भेद, तो 6 भेद होते हैं। किसके, क्रिया विशेषण अव्यय के। आइए चर्चा करें उनमें से पहले भेद की। तो पहला भेद क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। पहला क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो इसकी चर्चा कर लें, पहले परिभाषा की चर्चा कर लें। नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता तो बताएगा, लेकिन क्या कैसी विशेषता, तो स्थान संबंधी विशेषता बताएगा। तो यानी इसकी परिभाषा क्या होगी, जिस क्रिया विशेषण अव्यय शब्द से क्रिया के स्थान या कह सकते हैं दिशा संबंधी विशेषता प्रकट होती है, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं।
लिख लें, जिस क्रिया विशेषण अव्यय से, जिस क्रिया विशेषण अव्यय से क्या है, जिस क्रिया विशेषण अव्यय से क्रिया के स्थान या कह सकते हैं दिशा संबंधी, जिस क्रिया विशेषण अव्यय से क्रिया के स्थान या दिशा संबंधी विशेषता का बोध हो, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उसे स्थानवाचक या कह सकते हैं स्थान बोधक भी कह दिया जाए तो गलत नहीं होगा, कहीं कहीं पर स्थान बोधक मिल जाता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। इसके एग्जाम्पल की चर्चा कर लें। एग्जाम्पल कौन से हैं, तो कुछ एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं। वह व्यक्ति यहाँ नहीं है, वह व्यक्ति यहाँ नहीं है। क्या है, वह व्यक्ति यहाँ नहीं है। यहाँ क्या है, विशेषता बता रहा है स्थान संबंधी कि या वह व्यक्ति यहाँ नहीं है। यहाँ क्या है, स्थान की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अगला कौन से एग्जाम्पल की चर्चा करें, तुम वहाँ क्या कर रहे थे, तुम वहाँ क्या कर रहे थे, तुम वहाँ क्या कर रहे थे। क्या वहाँ क्या है, विशेषता बता रहा था, मतलब वहाँ क्या कर रहे थे, वहाँ किसी जगह के बारे में बता रहा था, वहाँ तुम क्या कर रहे थे। वह पेड़ के नीचे बैठा है, ये भी क्या है, वह पेड़ के नीचे बैठा है। वह पेड़ के नीचे क्या है, बैठा है। देखिए पेड़ के नीचे बैठा है, पेड़ के नीचे बैठा है। नीचे क्या है, स्थान का ही बोध करा रहा है। कुछ और स्थान के विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, जैसे पास, दूर, बाहर, अंदर, यहाँ, वहाँ, नीचे, दाएं, बाएं, ऐसे करके कई शब्द हैं जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं। आगे 5 प्रकार इसके बचते हैं, 3 वो बचते हैं, उसको हम अगले वीडियो में चर्चा कर लेंगे। बहुत ही बड़ा टॉपिक तो नहीं है, क्योंकि अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जिस वजह से हम थोड़ा सा लंबा ज़्यादा टाइम तक पढ़ाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन हाँ, जिस बिंदु को हम पढ़ाएंगे थोड़ा सा टॉप वीडियो 2-4 हो सकते हैं, 3-4 हो सकते हैं, लेकिन आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। आप हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट में जाइए और एक तरफ से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। अब मिलते हैं अगले क्लास में, इसी के आगे पढ़ना प्रारंभ करेंगे उसमें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका। मिलते हैं हम अगली क्लास में।